नमस्कार साथियों, आज हिंदी के लब्ध प्रतिष्ठित कवि अज्ञेय का जन्म दिवस है। आज के अवसर पर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी पर, जिसे आप 91.2 की रेडियो तरंग पर सुन सकते हैं, हम आप सभी के लिए एक बातचीत लेकर आए हैं। हमारे साथ अंग्रेजी के अध्येता सम्माननीय प्रोफेसर HP शुक्ल जी एवं हिंदी के सम्माननीय युवा अध्येता डॉक्टर राजेंद्र कैड़ा जी मौजूद हैं और साथ में हिंदी के युवा कवि और अध्येता डॉक्टर अनिल कार्की भी मौजूद हैं। मैं कुमार मंगलम आप सभी का एवं माननीय प्रोफेसर शुक्ल जी एवं डॉक्टर कैड़ा जी और डॉक्टर अनिल जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जन्मदिन है। आज 7 मार्च 1911 में गोरखपुर से सटे देवरिया नामक स्थान पर जन्मे अज्ञेय जी कवि, कथाकार, ललित निबंधकार, संपादक एवं अध्यापक रहे हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी महत्वपूर्ण उपस्थिति थी। ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे। लखनऊ, कश्मीर, मद्रास, बिहार, दिल्ली इत्यादि जगहों पर अज्ञेय जी का जीवन बीता है। 1930 के आसपास अज्ञेय जी बम बनाते हुए पकड़े गए और फरार हुए। यानी कि जो अज्ञेय जी की उपस्थिति थी वह कवि, संपादक, कथाकार से अलग एक क्रांतिकारी व्यक्तित्व की भी रही है। भग्नदूत, चिंता, इत्तिल्यम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, प्रिजन डेज एंड अदर पोएम्स इत्यादि इनके प्रमुख कविता संग्रह है। विपतगा, शरणार्थी, परंपरा, जयदोल इनके कहानी संग्रह हैं। शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी इनके उपन्यास हैं। अरे अयावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, यात्रा वृत्तांत है इनके। आत्मने पद, त्रिशंकु, सबरंग इत्यादि इनके निबंधात्मक आलोचनात्मक संग्रह है। भवंती, अंतरा और शाश्वती इनका डायरी है। संवत्सर विचार गद्य की किताब है। उत्तर प्रियदर्शी इनका नाटक है। तार सप्तक, दूसरा सप्तक एवं तीसरा सप्तक जैसा इन्होंने कविता संग्रह संपादित की है। संकलन साहित्य अकादमी एवं भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत हैं अज्ञेय। तो ऐसे बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा से युक्त रचनाकार आज हमारे बातचीत के केंद्र में होंगे। मैं सबसे पहले प्रोफेसर HP शुक्ल जी से ही आग्रह करूंगा कि बातचीत को शुरू करें। सर, ये है कि आप पिछले दिनों विगत वर्षों से अज्ञेय के साहित्य को पढ़ रहे हैं और आप अंग्रेजी के अध्येता रहे हैं। तो अज्ञेय की ओर आने की प्रेरणा क्या रही और आपने अज्ञेय को क्यों चुना, और जो अज्ञेय के रचना संसार से जूझते हुए जो आपकी एक पाठकीय अभिरुचि बनी, वह किस रूप में आप इसको अज्ञेय को देखते हैं, अज्ञेय के साहित्य को? मंगलम जी, एक तो जैसे आपने कहा, मैं स्पष्ट करूं कि मैं अंग्रेजी का अध्यापक हूं और हिंदी साहित्य के संदर्भ में मैं एक सामान्य पाठक हूं जिसकी अभिरुचि है हिंदी साहित्य में। भारतीय साहित्य को जानने समझने की इच्छा रही है और इसीलिए एक बृहद आकाश को देखने का प्रयास रहा है। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में था और विजय देव नारायण शाही का शिष्य रहा हूं, तो शायद वहां से हिंदी साहित्य के प्रति एक जो बीज था वो वहां पड़ा होगा। शाही जी अज्ञेय के बहुत करीब थे। दूसरा व्यक्तित्व जिसका मेरे ऊपर प्रभाव रहा है वे अंग्रेजी के प्रोफेसर थे मानस मुकुल दास, और मानस अज्ञेय के लिए पुत्रवत थे, बहुत स्नेह था अज्ञेय का मानस के ऊपर। ये कुछ
परिस्थितियां रही हैं, ये कुछ प्रभाव रहे हैं जिसकी वजह से हिंदी साहित्य में को पढ़ने का मुझे शौक हुआ। और मुझे जितना मैंने पढ़ा है, जितना जाना है, अब आप लोग हिंदी के हैं तो आपके पास जो हिंदी साहित्य की परंपरा का जो एक बृहद ज्ञान है, वो आलोचनात्मक ज्ञान है, वो शायद मेरे पास नहीं होगा, सामान्य पाठक के पास। लेकिन हिंदी साहित्य पढ़ते पढ़ते मुझे तीन नाम मेरे दिमाग में रहते हैं। कवियों में मुझे निराला, उसके बाद अज्ञेय, और आलोचकों में शाही जी का नाम मेरे पास रहता है। अज्ञेय के ऊपर एलियट का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जाता है। विशेष रूप से एलियट का एक लेख है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, जो, और मैं एलियट का भी मेरे फेवरेट राइटर एलियट रहे हैं, एलियट का भी प्रभाव मेरे ऊपर रहा है। तो ये सब मिलाकर के मुझे अज्ञेय की ओर जाने का एक मौका मिला। जो सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे अज्ञेय में लगती है वो ये है कि उनके अंदर परंपरा का और मॉडर्निटी का एक बहुत ही विचित्र संगम दिखाई देता है, जो बहुत कम लोगों में मिलता है। ज्यादातर हिंदी के जो लेखक रहे हैं, जो साहित्यकार रहे हैं, कम से कम पिछली पीढ़ियों में, उन्हें शायद भाषा की सीमाओं के कारण पश्चिम के साहित्य का उतना गहरा अध्ययन उनका नहीं रहा है। अज्ञेय में दिखता है कि अज्ञेय जितना वो संस्कृत से परिचित हैं, भारतीय साहित्य से परिचित हैं, हमारे पूर्व के साहित्य से परिचित हैं, उतना ही वो पश्चिम के साहित्य से परिचित है। तो उनकी एक दृष्टि बिल्कुल अलग दिखती है। इसीलिए कई बार चाहे वो नदी के द्वीप हो, चाहे शेखर हो, वहां पे कुछ प्रेम प्रसंगों के प्रति जो हमारे रूढ़िवादी पाठक रहे हैं, आलोचक रहे हैं, उन्होंने उंगली उठाई है। लेकिन मुझे लगता है कि अज्ञेय प्रेम के बीज का, प्रेम के सूत्र का, प्रेम के केंद्र का एक बृहद अन्वेषण कर रहे हैं, जो रूढ़ियों से मुक्त है। ये मॉडर्निटी जो है अज्ञेय में दिखाई देती है, और वहीं पे अज्ञेय पूरी तरीके से अपनी परंपरा से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल मुझे व्यक्तिगत रूप से मुझे तो कहीं कहीं वो बिल्कुल ऋषि तुल्य लगते हैं। जो उनका ज्ञान है, जो उनकी दृष्टि है, वो बिल्कुल उपनिषद के ऋषियों जैसी प्रतीत होती है। सर, आपकी बातचीत से दो बात बिल्कुल सामने निकल करके आई कि अज्ञेय के पास एक विश्व दृष्टि मौजूद है, उनके अध्ययन में भी और उनके रचनाक्रम में भी, और वे परंपरा और आधुनिकता को एक साथ अभिव्यक्त करते हैं। मैं अपने साथी जो बातचीत के हैं डॉक्टर राजेंद्र केड़ा जी, उनसे मैं इस बात पर बातचीत करना चाहूँगा, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र केड़ा जी साहित्य के अध्यापक हैं और अध्येता भी हैं। इनका जो पठन पाठन का संसार है वो काफ़ी विस्तृत है, और इस बात पर कि अज्ञेय को लेकर के जो इस तरह की बातें हमारे सामने सर ने कही, उसको लेकर के और अज्ञेय के जो रचनाकार का जो वैशिष्ट्य है उस पर आप अपनी बात सर रखें। धन्यवाद मंगलम जी। मैं दरअसल बात को, जैसा आपने मुझे इनवाइट किया, मैं उससे थोड़ा दूसरे तरीके से बात रखने की कोशिश करूंगा। बात अज्ञेय पर ही करूंगा, लेकिन क्योंकि सर आए हैं और हम काफी दिनों से अज्ञेय पर सर और मेरी बातचीत होती थी, तो मैं ये चाहूंगा कि मैं सर से ये पूछूं। आप भी जानते हैं और अनिल जी भी जानते हैं अज्ञेय को, और खूब अच्छे से आपने मत के उनको पढ़ा है, लेकिन मैं सर से क्योंकि बात करना चाहूंगा तो मैं सर से पूछना चाहूंगा कि भारतीय दृष्टि और पश्चिम की दृष्टि, जो मॉडर्निटी जिसकी आपने जिक्र किया और परंपरा का जिक्र किया, अगर आप अज्ञेय की कविताओं को देखेंगे तो ये चीजें आपको बहुत स्पष्ट रूप से वहां दिखाई देंगी। न केवल कहने के ढंग में, बल्कि जो कहा जा रहा है, जो मैटर है, उसमें भी भारतीय दृष्टि बहुत साफ दिखाई देगी। अभी आपने बातचीत की है उनकी लंबी कविता पर, असाध्य वीणा पर, जो केवल एक भारतीय लिख सकता है। लेकिन अगर आप अज्ञेय का उपन्यास फॉर्म देखेंगे तो वहां देखेंगे कि उस तरह से
पुरानी भारतीयता या प्राचीनता के नमूने हमको बिल्कुल नहीं दिखाई देते। उनकी किसी कथा में नहीं दिखाई देते हैं, उनके किसी उपन्यास में नहीं दिखाई देते हैं। कविताएं क्योंकि बहुत हैं, छोटी बड़ी, तो उसमें बहुत जगह दिखाई देते। तो आपने क्या कभी इस लाइन पर सोचने की कोशिश की कि अज्ञेय का ये अच्छा, और अच्छी बात यह है कि उनके जो ललित निबंध हैं उसमें भी आप भारतीयता बहुत खूब गहरे पाएंगे। संवत्सर जैसी पुस्तक अज्ञेय लिख सकते हैं, लेकिन क्या बात है कि जब वो कथा साहित्य पर जाते हैं तो वहां भारतीयता, मतलब भारतीयता इन द सेंस के जैसे हम प्राचीन भारत को देख रहे हैं, वो चीजें कम दिखाई देती हैं। इस दृष्टि के पीछे, इस अंतर के पीछे क्या दृष्टि रही होगी अज्ञेय की? क्या आपने कभी इस तरह सोचने की कोशिश की? अज्ञेय के उपन्यासों को मैंने पढ़ा है बहुत गौर से, तीन के तीनों उपन्यास पढ़े हैं, और मुझे जो केंद्र में लगता है कि वो व्यक्ति क्या है, व्यक्ति का अस्तित्व क्या है, यह प्रश्न है अज्ञेय का। वो शेखर में भी है, नदी के द्वीप में भी है, और व्यक्ति के अस्मिता की जो पहचान है, उसके अस्तित्व की जो पहचान है, उसकी खोज बिल्कुल उपनिषदिक है। इसलिए वहां पर भी वो जुड़े हुए हैं। कलेवर बिल्कुल आधुनिक है, और संभवतः वो अपनी पूर्व की पीढ़ी से विद्रोह भी कर रहे हैं, विद्रोही हैं स्वभाव से अज्ञेय। और उसके पहले जो साहित्यकार हैं, उपन्यासकार हैं, वो जो उपन्यास की परंपरा है उससे विद्रोह कर रहे हैं, एक नए ढंग का वो प्रयोग कर रहे हैं। तो कलेवर में वो आधुनिक लगता है, लेकिन आप अंदर उसकी आत्मा में अगर देखें, उसके मूल प्रश्नों में देखें, तो मुझे लगता है कि जो व्यक्ति की तलाश है, मैं कौन हूं। प्रश्न ये है कि मेरा वास्तविक अस्तित्व क्या है, क्या मुझे समाज ने जो निर्मित किया है, जो समाज का कलेवर है, केवल मैं वही हूं या उसके ऊपर का हूं। तो वो समाज के सारे जो मुखौटे हमें दिए हैं, जाति का मुखौटा, धर्म का मुखौटा, आदि आदि, उन सबको तोड़ते हुए वो व्यक्ति प्रश्न कर रहा है कि क्या मैं इससे कुछ भिन्न हूं, उससे अलग हूं। यहां पे मुझे लगता है कि अज्ञेय फिर उसी भारतीय परंपरा की, जो भारतीय जिज्ञासा है, उस परंपरा से जुड़े होते हैं। दरअसल मुझे सर इस बात पे एक बात कहनी है। जब अस्तित्ववाद की बात होती है तो दो अवधारणाएं हैं। ठीक बात आपने लक्षित की कि अंततः उनका अज्ञेय का जो अस्तित्ववाद का रूप है वह औपनिषदिक होता है, लेकिन क्या जो पश्चिम का अस्तित्ववाद था, यानी सात्र जैसे विचारक थे और वो थे, अगर वो नहीं होते तो क्या अज्ञेय की बनावट, अस्तित्ववादी बनावट जो उनकी रचनाओं में अभिव्यक्त होता है, चाहे शेखर एक जीवनी में हो या नदी के द्वीप में हो या अपने अपने अजनबी में हो, वह हो पाता? क्योंकि देखिए, यह मनुष्यता का प्रश्न है कि मैं कौन हूं। यह मनुष्यता जब साहित्य से अथवा अपने विचार से दर्शन की ओर यात्रा करती है तो वह ये दर्शन के सवाल होते हैं, फिलॉसफी के सवाल होते हैं कि मैं कौन हूं, मेरा अस्तित्व क्या है। लेकिन अगर पश्चिम का वह दर्शन तब बातचीत में न होता तो भी क्या अज्ञेय का जो अस्तित्ववादी औपनिषदिक मन जिसे आप कह रहे हैं वह उस ओर होता? देखिए, मैंने एलियट के ऐसे की जिक्र की, ट्रेडिशनल इंडिविजुअल टैलेंट, जिसका प्रभाव रहा है अज्ञेय पे। उसका अनुवाद भी, एक छाया अनुवाद उन्होंने किया। हाँ, एक छाया अनुवाद उन्होंने किया है, रूढ़ी और परंपरा और रूढ़ी पे। उस लेख में और जो इनका छाया अनुवाद है उसमें ये बात स्पष्ट रूप से कही गई है, और अज्ञेय के चिंतन के केंद्र में वो बात है। अज्ञेय ने एलियट को आत्मसात किया है, खाली अज्ञेय की चलाई नहीं की है। तो ये है कि कोई भी लेखक अपनी परंपरा से अलग नहीं हो सकता है, और किसी लेखक की पहचान उसकी परंपरा में ही जानी पहचानी जा सकती है। परंपरा से अलग हट करके लेखक का कोई अपना अस्तित्व नहीं होता है। और जैसे अभी हमने देखा कि अज्ञेय को पूर्व और पश्चिम दोनों का साहित्य उन्होंने आत्मसात कर रखा है, इसलिए पूर्व और पश्चिम दोनों परंपराएं उनको विरासत में मिली हैं। सर, आप अगर उस कविता को ध्यान में रखें, असाध्य वीणा कविता को, और उसका जो प्रियम्बद के स्कंबली जो चरित्र है
वह तो परंपरा को जस की तस धर देता है ना, वो उसकी संलग्नता जहां से शुरू होती है। मैं चुप हूं और तुम गा, तू गा, जो तू गा की प्रतिध्वनि असाध्य वीणा में आती है, तो वहां तो परंपरा से एक कटाव भी है, परंपरा से अपने को अलग रखने की बात है। और अंतिम परिणति तो असाध्य वीणा की यह होती है कि प्रियंबल के स्कंबली वीणा रख करके वापस वो अपने गुफा की ओर चला जाता है। तो वो जो संलग्नता है परंपरा से या उससे, वो उसका कटाव भी आगे में दिखता है। तो इसको कैसे सर आप देखेंगे? परंपरा एक मुझे लगता है कि शायद जब तक आप अपनी परंपरा से द्वंद्वात्मक संबंध नहीं कायम करेंगे तब तक आप क्रिएटिव नहीं हो पाएंगे। केवल ये कह के कि अगर परंपरा के साथ चलना ही क्रिएटिविटी होता तो एक मंदिर में पूजा करने वाला ब्राह्मण जो पंडित होता है वो सबसे ज्यादा पारंपरिक है, परंपरा के साथ चल रहा है, लेकिन उसमें क्रिएटिविटी नहीं है। अज्ञेय में क्रिएटिविटी, किसी भी लेखक में क्रिएटिविटी तभी आएगी जब आप अपने समय, अपने इतिहास के साथ द्वंद्वात्मक संबंध बनाएंगे। लेकिन एक बात आपने भी पढ़ी होगी अज्ञेय को लेकर, आप सब लोग तो खैर खूब अच्छी तरह से जानते हैं। अज्ञेय के साहित्य को लेकर एक बड़ी जो कहा जाता है कि एक प्रश्न हमेशा खड़ा रहता है अज्ञेय के साहित्य के साथ कि अज्ञेय अपने वर्तमान के समाज को बहुत सारे प्रश्नों से कट जाते हैं। इसी कविता में बहुत सारे प्रश्नों से अज्ञेय मूलभूत दार्शनिक प्रश्नों को उठाते हैं, लेकिन सामाजिक प्रश्नों को अज्ञेय से कहीं किसी कथा साहित्य में कोई ताल्लुक नहीं है। एक ये हिंदी साहित्य का चुटकुला है कि अज्ञेय के पूरे साहित्य में गोली शब्द आपको नहीं मिलता, जबकि अज्ञेय 1930 से लेकर लगातार लिख रहे थे और उस वक्त हमारा समाज में ऐसा उथल पुथल था, गरम दल नरम दल से लेकर कांग्रेस की राजनीति, सब कुछ आपके पूरे साहित्य में गोली शब्द आपको नहीं मिलता। ऐसा मैंने सुना है कि पूरा साहित्य मैंने भी उनका नहीं पढ़ा है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि अज्ञेय के साहित्य की एक सीमा यह है कि वो अपने वर्तमान समय की कुछ समस्याओं से किनारा काट लेता? देखिए, रियलिटी को हमें डिफाइन करना होगा, और जिस सोशल रियलिटी की बात कर रहे हैं वो सुपरफिशियल रियलिटी है, वो सरफेस पे है। वही मैंने कहा, व्यक्ति की तलाश, अस्मिता की तलाश। केवल इतना सत्य नहीं है कि मैं हिंदू हूं, भारतीय हूं, ब्राह्मण हूं, यही मेरा सत्य नहीं है, ये सामाजिक सत्य है। और सोशल रियलिटी एक सुपरफिशियल रियलिटी है। और जो मानस है साहित्यकार का या लेखक का, जो मानस है उसके उत्तरोत्तर चरण हैं। कोई भी दार्शनिक या कवि जैसे जैसे वो ऊपर उठता जाता है, उसके लिए जो बाहरी जो सतहें हैं वो गौण होती चली जाती हैं। और आप अज्ञेय में यही पाएंगे और प्रियंबद में भी यही है। जो एक वो प्रियंबद क्या करता है कि प्रियंबद अहम का अस्तित्व वहां पे समाप्त हो जाता है, मैं नहीं हूं, और उसके बाद वो वीणा से एकाकार हो जाता है। यह योग की अवस्था है। योग जो है दो को जो एक बनाता है, योग का जो परंपरागत जो परिभाषा है वो ब्रह्म से एकात्म होने की बात है। और यही एकात्मता ब्रह्म से या रियलिटी से या सुप्रीम रियलिटी से वो प्रियंबद जो है वो प्राप्त करता है असाध्य वीणा से। सर, अब मैं इस बात पर आता हूँ, असाध्य वीणा पर बातचीत करते हुए कई लोगों ने ये कहा है, और उस कविता में भी कि, और रामस्वरूप चतुर्वेदी ने यह बात कही थी कि असाध्य वीणा पर जैन संप्रदाय का प्रभाव है, जो जापान का बौद्ध दर्शन का महायान उसकी धारा है। और आपने कहा कि योग से एकाकार करने की बात, तो महायान और बौद्ध दर्शन के मूल में आत्मा तो है ही नहीं, वो वहां एकाकार की तो वो परंपरा ही नहीं है। तो जो इस कविता का मूल है, मूल कथा जहां से एडॉप्ट कर रहे हैं अज्ञेय, उस मूल में तो ये योग और क्या कहते हैं एकाकार होने की या ब्रह्म से मिलने की जो बात, या इसको अगर हम खींच करके अपने सिद्ध दर्शन की ओर लेकर के जाएं, यहाँ पे जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य वाली जो अवधारणा है, ब्रह्म सत्य सत्यम जगत मिथ्या, तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि देखिए सर, क्या है कि
जब अज्ञेय की आधुनिकता की बात होगी या जब अज्ञेय की परंपरा गत ग्रस्तता की बात होगी, तो यह भी बात होगी जो सर ने कहा कि कैसे वो अपने समाज, क्योंकि सामाजिक सच किसी भी रचनाकार का यथार्थ होता है, वो अपने सामाजिकता से बहुत दूर नहीं जा सकता। ये मतलब रचनाकार होने की एक अनिवार्य शर्त है। जैसे कि जो जब सर ने द्वंद्वात्मक संबंधों की बात की, तो रामचरितमानस और रामायण दो अलग अलग चीज है, वो एक ही नहीं है, कथा एक ही है। या फिर अगर केशवदास रामचंद्रिका लिख रहे हैं तो वह राम की ही कहानी है लेकिन अलग है, और तीनों का समय बोलता है। तो सर कैसे ऐसा कैसे हो सकता है उस आधुनिकता का स्वरूप भी या उस परंपरा का स्वरूप भी कि उससे उसका समय ही नदारद हो? बिल्कुल, ये कहना कि अज्ञेय से समय नदारद है, मैं नहीं मान सकता। उनकी कहानियां आप देखिए तो 1/3 से ज्यादा कहानियां वो क्रांति को स्थापित करती हैं। जब वो क्रांतिकारी थे उस समय उनकी जो कहानियां हैं उसमें वो क्रांतिकारी हर जगह उपस्थित है। शेखर का भी जो है, शेखर में भी वो क्रांतिकारी उपस्थिति है। जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन है उसकी छाप उसमें दिखाई देती है। तो एक तरीके से पूरी तरह वो अलग नहीं है। कविताओं में देखिए, मूल रूप से वो कवि हैं, वो आलोचक भी हैं, कहानीकार भी हैं, उपन्यासकार भी हैं, लेकिन मूल रूप से वो कवि हैं। अच्छा, ये महत्वपूर्ण बात है। मैं आपसे पूछना चाहता था, सच में आपने पहले कही। ये हर किसी लेखक के साथ ये सवाल होता है जो कवि भी होता है और कथाकार भी होता है, तो उसके पाठकों से हमेशा ये सवाल पूछा जाता है कि आपके लिए उसका कौन सा रूप ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप किसमें अज्ञेय को। हाँ, हालांकि आपने तो कही दिया कवि है, लेकिन इसको आप थोड़ा विस्तृत भी कर सकते हैं कि आपने क्यों ऐसा माना कि वो महत्वपूर्ण कवि के रूप में ज्यादा महत्वपूर्ण। उसके अतिरिक्त वो चाहे कहानीकार हो, कथाकार हो, संस्मरणकार हो, निबंधकार हो, लेकिन उनके मूल में कवि है। इस चीज को मानने के पीछे का क्या मतलब? उनकी आप आलोचना पढ़ते हैं या जब उनके उपन्यास पढ़ते हैं तो कुछ ऐसे संसार को देखते हैं जो काव्यात्मक हो। एक कवि दृष्टि होती है। ऐसा लगता है कि जो गद्य की जो भाषा है वो लीनियर है, वो एक लाइन में चलती है। पद्य की भाषा जो है वो सजेस्ट करती है। जैसे मैं अपने विद्यार्थियों को एक उदाहरण दिया करता था कि गद्य में कहा जाएगा कि अमुक व्यक्ति अमुक कन्या से प्यार करता है, 2 नाम ले लिए जाएंगे, एक स्टेटमेंट हो गया, ए लव्स वाई। कविता में क्या होता है कि आपको एक बेंच दिखाई देगी, एक पार्क दिखाई देगा, एक युवक और युवती बैठे हुए दिखाई देंगे, और कविता ये नहीं कहेगी कि ये प्रेमी है, वो सजेस्ट करती है। तो ये कई बार देखा गया है, बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं कि जो ये हकीकत है, जिंदगी की जो हकीकत है, वो कविता ही पकड़ सकती है, गद्य नहीं पकड़ सकता। सर, लेकिन जो बात अभी आपने डिस्क्राइब की दृश्य के माध्यम से कि कविता ये करती है कि ए और बी पार्क में बैठे हैं, वो बेंच दिखाएगा, और हम इज्यूम करते हैं अपनी कल्पनाशीलता से कि वो दोनों प्रेम में हैं। तो यह पूरी प्रक्रिया तो गद्य की है, डिटेलिंग होगा। ये तो डिटेलिंग गद्य की चीज है। उदाहरण थोड़ा सिंपल हो गया जी, लेकिन कविता बेसिकली इमेजेस में बात करती है। मेरा अर्थ ये था कि इमेजेस में कविता कुछ कहती नहीं है। कविता एक इमेजेस को जो कहीं न कहीं जुड़ी हुई हैं, कहीं न कहीं उनमें एक रिश्ता है, एक लिंक होता है, उन इमेजेस को सामने रखता है और पाठक के ऊपर छोड़ देता है कि उसका अर्थ आप अपने अनुभव से, आपका जो चश्मा है उसमें आप देखेंगे। ये कविता की भाषा होती है। गद्य जो है, गद्य में लॉजिक होता है, रीजन होता है, और तर्क द्वारा किसी विचार को प्रतिष्ठित करने का आग्रह होता है। ये गद्य की वो है, और इस वजह से जो रियलिटी की पकड़ है वो छूट जाती है। और सर, गद्य कवियों की कसौटी भी है, ऐसा हमारे भारतीय चिंतन में कहा गया है। तो अब मैं आप ही की ओर आ रहा हूं अनिल जी। आप कवि भी हैं और कथाकार भी हैं, तो आप अज्ञेय को उनकी कविताओं में और उनके उपन्यासों में कैसे अज्ञेय को देखते हैं, और क्या प्रिय है आपको? उनकी कविताएं प्रिय हैं, उनकी कहानियां प्रिय हैं, या उनके उपन्यास प्रिय हैं? आप अज्ञेय के किस दरअसल एक पाठक के बतौर, अध्येता के बतौर तो
मतलब अध्यापक के बतौर नहीं, पाठक के बतौर मैं जब अज्ञेय से पहली बार परिचित हुआ तो मेरे साथ ये अच्छा रहा कि मैंने उनके उपन्यास पढ़े, और वो भी उपन्यास था आपका शेखर एक जीवनी। कठिन उपन्यास है। हाँ, मतलब कठिन था, लेकिन मुझे शायद जो मेरी कंडीशनिंग थी, जिस सिचुएशन में मैं था उस समय में एमए करने के बाद, मतलब बीए में, तो उस समय मुझे वो उपन्यास मिला। और उस समय हम भटके हुए थे, हमको लगता था कुछ ये सब हो रहा है, तो ऐसा लगता था कि हाँ, ये कुछ अपने जैसा है, जो तमाम तरह की चीजों को तोड़ता है, बनाता है, बिखेरता है। बाद में जब पीएचडी में आए तो लंबी कविताओं में काम करने का मौका मिला, तो असाध्य वीणा से परिचय हुआ। अब गजब बात तो यह है कि उस दौर के कितने भी कवि हैं, अगर आप उनके बिंब उठाएंगे, बल्कि वो आपके रामविलास शर्मा की एक किताब है, अस्तित्ववाद और नई कविता और अस्तित्ववाद। हाँ, नई कविता और अस्तित्ववाद। उसमें कुछ पन्नों पर केवल इसी बात पर बहस है कि ये समकालीन कवि जो है किस किस्म के बिंब और रूपकों को उठा करके, और कई बार तो ये भी नहीं पता चलता कि ये किसका है। बहरहाल उसमें अलग किस्म के कवि है उस दौर में, जिसमें आपके अज्ञेय हैं। तो गुफाओं का जिक्र बड़ा शानदार है, लेकिन अगर उस पूरे पीरियड में गुफाएं देखेंगे आप कवियों के भीतर, तो वो अलग अलग दिखती है। नरेश मेहता के वहाँ एक बर्फ की गुफा है, और इनके वहाँ एक दूसरी गुफा है जहाँ केश कंबली आराधना गुफा गे। हाँ, गुफा गे आगे प्रियम्बद केश कंबली गुफा गे। हाँ, और मुक्तिबोध के वहाँ एक खो है, और तीनों इस गुफा में जाने और आने के तीनों के अपने अपने मतलब है। नरेश मेहता समय देवता में कहते हैं कि वो समय देवता आज विदा लो, जो जहां से शुरू होती है, जिस टेक से वो कविता। देखिए, लंबी कविताएं बेसिकली बहुत सारे संश्लिष्ट यथार्थों को एक साथ जोड़ती है, उनको बिखेरती है, फिर उनको जोड़ती है। उसके टेक्निकल है, उसमें एक खास किस्म का स्ट्रेस, तनाव, अनविति, ये सब उसमें काम करते हैं। कई बार फैंटेसीज होती है, बीच में कोरस आ जाता है, जैसे मुक्तिबोध के वहां आप देखते हैं अंधेरे में कोरस आ जाता है। तो बेसिकली वो जो कविता का, जो लंबी कविता का जो एक शानदार यात्रा है, उसमें असाध्य वीणा को एक तरह से हम जो है क्लासिक मानते हैं पूरे उसको, और उसके लास्ट आने तक फिर हम जो है आपका मुक्ति प्रसंग और ये सब राजकमल चौधरी और लुकमान अली यहाँ तक पहुंचते हैं। पटकथा, हाँ, पटकथा, धूमिल, मोचीराम। तो ये जो कविताएं हैं, इन तीनों में जो गुफाओं के जिक्र है, वो देखने लायक है कि वो अपने गुफा के मेटाफर से किस तरह से खेल पा रहे हैं। वो कहते हैं कि मेरी प्रिया बर्फ गुफा में बैठी होगी, श्वेत रीछ का मांस पकाए, मुझको प्रिय है, मतलब वो ऐसा है कि मुझको उनकी आंखें प्रिय है, अपनी प्रिया की आंखें प्रिय है। और ये मेहता है ये, हाँ, ये नरेश मेहता समय देवता में। अब इसमें केश कंबली जो है वीणा को छोड़ देता है और फिर वापस जो है चला जाता है। तो अब इसमें वीणा का मेटाफर क्या होगा, क्योंकि मेरा जो काम है वो बेसिकली समाज और साहित्य के अंतर संबंधों पर है, विचार को लेकर के कि किस किस्म के कंसेप्चुअल काम इस पे हो सकते हैं। और अगर आप मुक्तिबोध का आदमी देखेंगे तो मुक्तिबोध के वहां वही आदमी जो है बार बार चक्कर लगा रहा है, उस खो से निकलना चाहता है, उससे बाहर जाना चाहता है। किसी समय वो उसकी आत्मा हो जाती है, किसी समय वो देखिए। लेकिन अगर हम तीनों कवियों को मिलाते हैं तो तीनों लोग जो है एक ही दिशा की तरफ यात्रा कर रहे हैं, लेकिन तीनों के जो सामाजिक समाधान है, जो सामाजिक वैचारिक समाधान है, जिन औजारों पर वो काम कर रहे हैं, क्योंकि एक कवि जो है वो समाज का ऋणी है, क्योंकि वो यहीं से खराद उठाता है, यहीं को उसको समाधान भी देना है। जाने अनजाने उसके दिमाग में एक फिलोसफिकल मतलब एक फिलोसफर पैदा हो जाता है, उसको लगता है कि वो कुछ चीजों को अपने तरह से समाधान देगा। तो तीनों जिस मोह भंग से गुजर रहे हैं आजादी के बाद, या जिस चीज में जा रहे हैं, या जिस तरह की कविताओं को लिख रहे हैं, जिस तरह की नई बनने की संभावनाएं है देश में, जिस तरह के संक्रामक दौर है उस समय का, उस दौर में तीनों जो है अलग अलग तरह से अपने समय का अपनी कविता में लिखते हैं, समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब सवाल ये है कि आप एक वैचारिक एंगल से या एक सोशल एंगल से आप कैसे देख रहे हैं, और एक उसको सबॉर्डिनिस्ट कैसे देखेगा, उसको परिधि का आदमी कैसे देखेगा, उसको दक्षिणपंथी कैसे देखेगा, उसको वामपंथी कैसे देखेगा, ये एक अलग मुद्दा हो सकता है। हाँ, मसला दक्षिणपंथ वामपंथ का नहीं है। अब जैसे इस चीज को जब आपने कहा कि जो लौटने की प्रक्रिया है,
तो इस चीज को मैं ऐसे देख रहा हूँ कि अज्ञे भी क्रांतिकारी थे और उनके साथी जो अरविंद थे, महर्षि अरविंद, वे भी क्रांतिकारी थे। जो आप असाध्य वीणा की ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, उसके अंत की, उस पे मैं आता हूँ। तो ऐसा क्या हुआ कि एक क्रांतिकारी, और खास करके मतलब जिसके पास विप्लव की कथा है, जो बम बना रहा है, वो अज्ञे भी बना रहे हैं और अरविंद भी बना रहे हैं, और इन दोनों के उत्तरवर्ती जीवन को देखें तो एक तरफ महर्षि अरविंद जो है वो अध्यात्म की ओर जाते हैं और महर्षि अरविंद होते हैं, और दूसरी तरफ अज्ञे जो हैं, जो उनके बारे में जितनी कथाएं सुनने को मिलती है कि अज्ञे बहुत चुप्पे और बहुत इलीट, बहुत अभिजन, और अपनी कविताओं में भी ऐसे कि वो अपनी ही गुफा में लौट गया सब कुछ करने के बाद। जो क्या वो अज्ञे खुद नहीं है? अगर मैं ये एक प्रस्ताव तो मुझे ये लगता है कि नहीं, ये आप अपनी तरफ से तय करेंगे ना। जो पेयर आपने बनाया अरविंद के साथ अज्ञे का, वो पता नहीं आपको पता है या नहीं पता है, और ये बहुत ही कोइंसिडेंट है कि अज्ञे से पहले अरविंद को ही सरपंच, तो ये दोनों के अध्येता हैं। आप ये सवाल इनसे कीजिए, ये पेयर को ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और एक और खबर है जो शायद जिसका उत्तर नकारात्मक देंगे प्रोफेसर शुक्ल मुझसे, जब मैं उनसे पूछूंगा कहेंगे नहीं, तो ये है कि सर वो अनुवाद का क्या हुआ जो आप अनुवाद कर रहे थे सावित्री का? हिंदी में अनुवाद कर रहे थे। यह बिल्कुल सही वक्त है यह सवाल पूछे जाने का, लेकिन मुझे उसका जवाब भी पता था क्योंकि इस बीच अध्ययन कुछ दूसरी तरफ चला गया था सर का, तो मुझे मालूम है कि वो काम पेंडिंग ही होगा। वो संभवतः अनुवाद की दिशा में ही काम हो रहा है, क्योंकि अनुवाद प्रारंभ करने के बाद मुझे लगा कि मेरी हिंदी भाषा पे उतनी अच्छी पकड़ नहीं है जितनी होनी चाहिए। सावित्री जैसी कृति के लिए, सावित्री जैसे काव्य के अनुवाद के लिए जो भाषा में जो रिचनेस होनी चाहिए वो मेरे पास मेरी हिंदी में नहीं थी। इसीलिए मैं हिंदी साहित्य की ओर लौटा। हिंदी कवियों को, हिंदी कथाकारों को मैंने पढ़ना शुरू किया, क्योंकि भाषा का ज्ञान पढ़ने से ही आता है। वो डिक्शनरी देख करके और गूगल से नहीं आता है। जितना आपका अध्ययन होगा, जितनी पुस्तकें आपने पढ़ी होंगी, जितने विभिन्न रचनाकारों को आपने पढ़ा होगा, वही आपके अंदर जो है भाषा का वैविध्य लाता है। तो संभवतः जो आपने प्रश्न किया कि मैं उसी अनुवाद के लिए ही जो है ये काम कर रहा हूं, वो शायद तो सर मैं अपने सवाल पे आता हूँ। ये तो बातचीत कि अज्ञे और महर्षि अरविंद के उत्तर जीवन को आप कैसे देखते हैं? अभी हम लोगों ने बातचीत की और मुझे लगता है कि वो उत्तर स्पष्ट हो गया है इसमें कि ये जो प्रियंबद है, केश कंबली गुफा गई, ये अज्ञे स्वयं है। और अज्ञे का चुप रहना, अकेले रहना और लोगों के बीच में रहते हुए भी अकेले रहना, ऐसा नहीं कि उनके बहुत अच्छी खासी फॉलोइंग है, उनके मित्र बहुत हैं, उनके यात्रा वृतांत हैं, सबको लेकर के वो घूमते हैं, लेकिन फिर भी सबके बीच में भी वो अकेले रहते हैं। निसंगता जो, हाँ, तो ये। और दूसरी तरफ जब आप अरविंद को देखते हैं तो श्री अरविंद 1924 में एक कमरे में बंद हो गए और उसके बाद वो मृत्यु पर्यंत 1950 तक 26 वर्ष तक उस कमरे से बाहर नहीं आए। तो इससे बड़ी गुफा का, जीती जागती गुफा की एक व्यक्ति, और 1924 में जब वो उस गुफा में गए हैं तब तक उनकी सारी रचनाएं हो चुकी हैं, लाइफ, डिवाइन एसेज एंड द गीता, सब कुछ हो चुका है। उस गुफा में उन्होंने केवल सावित्री लिखी है और कुछ पत्र लिखे हैं अपने शिष्यों को। क्रांति की जहां तक बात है, राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए, भारतीय मानस की स्वतंत्रता के लिए इन दोनों का संघर्ष रहा है। बेसिकली जो कॉलोनियल माइंड है, जिस तरह से श्री अरविंद तो कैम्ब्रिज के पढ़े थे, 6-7 वर्ष की आयु में उनको कॉन्वेंट में भेजा गया था दार्जिलिंग में, उसके बाद 8-10 साल की उम्र में वो इंग्लैंड चले गए, तो उनकी तो सारी शिक्षा दीक्षा ही विलायत में हुई है। तो वहां से आकर के जब उन्होंने देखा कि जियो पॉलिटिकल फ्रीडम
की बात थी वो तो थी, उससे ज्यादा गंभीर बात थी ये भारतीय मानस की स्वतंत्रता की। भारतीय मानस इतना कॉलोनियल हो गया है आज भी, और 2022 में हम लोग बात कर रहे हैं कि आज भी जो अंग्रेजी बोलता है, जो कॉन्वेंट में पढ़ा है, वो बड़ा जिसे कहते हैं वो द्विज माना जाता है। और अगर आपको ये अंग्रेजी नहीं आती है तो आप द्विज नहीं है आज के समाज में। और ये जो मानसिकता है, आप लोग हिंदी के हैं, मैंने हिंदी के कई प्राध्यापकों को नजदीक से देखा है, उनके अंदर फूको और डेरिडा को कॉपी करने की जितनी चाहत होती है, वो शायद जो वो भरत को नहीं पढ़ा है उन्होंने, लेकिन फूको और डेरिडा को पढ़ने और बात बात पे पश्चिम को कोट करते हैं। ये तो पश्चिम की जो नकल है, पश्चिम की जो चलाही करना है कि पश्चिम की चलाही है, बहुत सारे वो हैं, यहां घुमाए वहां लेक्चर दे दिया, वो लेक्चर दे दिया, यही उनको बड़ा गर्व होता है। जब आप अज्ञेय की बात करते हैं तो अज्ञेय के अंदर भी इस कॉलोनियलिज्म को तोड़ने की वो है, वो व्यक्ति अपनी तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहा है। वो भारतीय भाषा क्या हो सकती है, जो हिंदी का एक ऐसा रूप जो पूरी तरीके से भारतीय हो, और हिंदी के शब्द अपनी खुद जो उनकी व्युत्पत्ति है उससे वो जूझ रहा है। जो जीवन के अर्थ हैं, जो जीवन के संकल्प हैं, जो जीवन के दर्शन हैं, उसको किस तरह से हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति मिल सकती है, इसके लिए वो व्यक्ति वो प्रयास कर रहा है। तो ये हिंदी के नहीं, भारतीय मानस की स्वतंत्रता का प्रश्न है जो अज्ञेय में दिखता है, और यही श्री अरविंद में भी दिखता है। सब कुछ जानते हुए भी जो दर्शन है वो भारतीय दर्शन। तो इस चीज से हम लोग समाहार की ओर चलेंगे। सर, अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया हो तो सबसे पहले तो मैं अनिल जी से आग्रह करूंगा कि वे एक कविता पढ़ें अज्ञेय जी की, और उसके बाद सर भी एक कविता पढ़ेंगे। तो एक कविता है जो मुझे पसंद है। कवियों की बात वैसे बगैर कविता से खत्म नहीं होती। कलगी बाजरे की। जी जी। हरी बिछली घास डोलती कलगी छर हरे बाजरे की, अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या सरहद के भोर की निहार निहाई कुई टटकी कली चंपे की वगैरह, तो नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला या कि सूना है, या कि मेरा प्यार मैला है, बल्कि केवल यही ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों से कर गए हैं कूच। कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है, मगर क्या तुम नहीं पहचान पाओगी? तुम्हारे रूप के तुम हो, निकट हो इसी जादू के, निजी किसी सहज गहरे बोध से, किस प्यार से मैं कह रहा हूँ, अगर मैं यह कहूँ, बिचली घास हो तुम लहलहाती हवा में कलगी छर हरे बाजरे की। आज हम सहरातियों को पालतू मालंच पर संवरी जूही के फूल से, सृष्टि के विस्तार का ऐश्वर्य का औदार्य का, कहीं सच्चा कहीं प्यारा एक प्रतीक बिछली घास है, या सरहद की सांझ के सूने गगन की पीठिका पर दौलती कलगी अकेली बाजरे की। और सचमुच इन्हें जब जब देखता हूँ, यह खुला वीरान संस्मृति का घना हो सिमट आता है, मैं एकांत होता हूँ समर्पित। शब्द जादू है, मगर क्या समर्पण कुछ नहीं है। शुक्रिया अनिल जी। और अब मैं सर से आग्रह करूंगा अज्ञेय की जो सर की पसंदीदा कविता है वो पढ़े। अज्ञेय ने बहुत छोटी सी कविता है अज्ञेय की, 1955 में लिखी थी, यानी 44 वर्ष के अज्ञेय हैं, तो बीच की आयु है उनकी, प्रौढ़ता उनमें है। मैं कविता पढ़ता हूं। एक दिन जब सिवा अपनी व्यथा के कुछ याद करने को नहीं होगा, क्योंकि कृतियां दूसरों के याद करने के लिए हैं। एक दिन जब दे न पाया जो, उसी की नोक बेबस सालती रह जाएगी, क्योंकि दे पाया अगर कुछ
याद उसको आज मैं करता नहीं हूं, और जीवन शक्ति दो उस दिन न चाहूं याद करना। एक दिन जब प्यार से, संघर्ष से, आक्रोश से, करुणा घृणा से, रोष से, विद्वेष से, उल्लास से, निविड़ सब संवेदनाओं की सघन अनुभूति से बंधा वेष्टित विद्ध जीवन की अनी से, स्वयं अपने प्यार से। एक दिन जब हाय पहली बार जानूंगा कि जीवन जो कभी हारा नहीं था, हारता ही किसी से जो नहीं, अपने से चला अब हार। एक दिन, उस दिन जिसे अपनी पराजय भी दे सकूंगा समुद निःसंकोच, उसी को आज अपना गीत देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आज के इस बातचीत के लिए सबसे पहले अपने साथी प्राध्यापक डॉक्टर अनिल कार्की जी के प्रति, अपने विभाग के वरिष्ठ साथी आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र कैड़ा जी के प्रति एवं सम्माननीय डॉक्टर एसपी शुक्ला सर के प्रति मैं अपनी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आज के दिन आप लोगों ने अज्ञे के जन्मदिन पर अज्ञे के संदर्भ में कुछ बातचीत की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।